नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। इसके लिए कल शाम 4 चुनाव प्रचार थम जाएगा। बता दें, यानी कम वक्त बचा है और ज्यादा चुनाव प्रचार करना है, इसीलिए जी जान सभी पार्टियों ने झोंकी है। यही वजह है कि आज दिन भर मध्य प्रदेश में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों का तांता लगा रहा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार किया और ऐसे में बीजेपी के पक्ष में अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाला। उधर कांग्रेस के पक्ष में पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रचार की कमान अपने हाथों में ली। इस बीच जबरदस्त वार पलटवार का दौर चला। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी रही तो बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस। चुनावी भाषण में गारंटी पर संग्राम दिखा और ओबीसी, आदिवासी, राम मंदिर और महिला वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की गई। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के महाभारत में मंगलवार के दिन जब चुनावी बिसात बिछी तो कांग्रेस और बीजेपी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार के आखिरी चरण में सभी दल साम, दाम, दंड भेद हर दांव आजमा रहे हैं। बुधवार शाम को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और 17 नवंबर को जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। जनता का फैसला बीजेपी के पक्ष में हो, इसके लिए मंगलवार को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश का तूफानी दौरा किया। ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैली में पीएम मोदी ने सबसे पहले बैतूल में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद शाजापुर में चुनावी रैली की और आखिर में झाबुआ में लोगों से वोट की अपील की। पीएम की तीनों रैलियों में उनके निशाने पर कांग्रेस रही। बैतूल में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वादे एक पल भी नहीं टिक सकते। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा दूर रखा। कांग्रेस जो वादा करती है वो कभी पूरा नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो जितना वादा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में तो मोदी की जीत पक्की कर ही पहले से रखी है, लेकिन आपको यहां एमपी चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना है। 1.5 साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती। दिल्ली में बैठकर चुनावों का हिसाब किताब लगाने वाले पॉलिटिकल मेहरबान इसका आकलन नहीं कर पाए। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। मध्य प्रदेश की चुनावी महाभारत में पीएम मोदी की सेना में अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गऊगंज और जबलपुर में रैली कर बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी का वादा किया। साथ ही कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। तो उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन में मध्य प्रदेश की जनता को न्योता देकर हिंदुत्व के मुद्दे को गरमाने की कोशिश की। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने सबसे पहला काम किया, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरने में मध्य प्रदेश को मदद की। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं है। देश के अंदर कृषि विकास की दर को सर्वाधिक प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है। बेटियों का, बहनों का
सम्मान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आधी आबादी का सम्मान हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना पहले से यहां कार्य कर रही थी। मध्य प्रदेश की जंग में राहुल भी मैराथन रैली कर बीजेपी को निशाने पर लिया। राहुल ने विदिशा और टीकमगढ़ में रैली कर कांग्रेस के पक्ष में बड़ा दावा किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आप लिख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 में से 150 सीटें देने जा रही है। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज से 5 साल पहले बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को खरीदकर मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। वहीं राहुल ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। आपकी सरकार मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। इस सरकार ने 18,000 किसानों की आत्महत्या करवाई है। भाइयों और बहनों, पिछले 18 साल में 18,000 मध्य प्रदेश के किसानों ने आत्महत्या की है। आज मध्य प्रदेश में बाकी देश में पहली बार किसान टैक्स देता है। 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड के लिए, 5% जीएसटी के लिए, जीएसटी खाद पर पहली बार हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, यहां पे जीएसटी से किसी को फायदा हुआ? मध्य प्रदेश के 230 सीटों की सियासी जंग में मंगलवार का दिन आर पार का दिन रहा। जनता को लुभाने के लिए दिन भर गारंटी पर गारंटी दिए जाते रहे। बीजेपी बिना सीएम फेस के मोदी की गारंटी के भरोसे चुनावी मैदान में है। बीजेपी को विकास के साथ साथ राम नाम का भरोसा है, तो कांग्रेस भी बीजेपी के ही स्टाइल में हिंदुत्व की पिच पर खेलकर बीजेपी को मात देने की रणनीति पर काम कर रही है। अब इन दलों के पिछले 5 सालों की मेहनत का फल 17 नवंबर को जनता ईवीएम में कैद करके देगी। जब 3 दिसंबर को मत पेटी खुलेगी तो देखना दिलचस्प होगा कि किसके हिस्से में मीठे फल आते हैं और किसके हिस्से में खट्टे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मध्य प्रदेश में सियासी आर पार की स्थिति दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर जंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और कल शाम चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। आज दिन भर जिस तरह से धुआंधार प्रचार हुआ, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए और जिस तरह से गारंटी पर गारंटी दी गई, इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी गारंटी को ज्यादा सीरियसली जनता ले रही है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनामिका सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनामिका जी, बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं रत्नेश जी के साथ। रत्नेश जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए मध्य प्रदेश में तो हम ही चुने जाएंगे, हमारी ही सरकार बनने वाली है, मध्य प्रदेश की जनता हमें ही चुनेगी और एक बार फिर से वहां पर हाथ के साथ लोग जाते हुए दिखाई देंगे, जो कि हमने इसके पहले चुनाव में देखा था, भले ही फिलहाल मौजूदा वक्त में आपकी सरकार ना हो? नेहा जी, आपको और मेरे दोनों साथियों को, देश की जनता को मेरी तरफ से बहुत ही आराम करते हैं। देखिए नेहा जी, स्थिति और बात दोनों बहुत साफ है। इस देश को गारंटी के नाम से बोलकर और ना देने का काम किस पार्टी ने किया, और इस देश को गारंटी ना बोलते हुए सब कुछ देने का काम किस पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे रैली में, अभी आपकी रिपोर्ट चल रहा था कि कांग्रेस का तंबू उखड़ गया, तो प्रधानमंत्री जी की ये बात तो रही कि मेरी ये भी ये रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा नेहा जी, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की पार्टी का तंबू मध्य प्रदेश में 3 तारीख को उखड़ रहा है
और इन पार्टियों को, अपनी पार्टी के नेताओं को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर भागना पड़ेगा। इनकी ये स्थिति होने वाली है। अब नहीं तो कह रहे हैं ना कि गारंटी पे गारंटी देते हैं आप लोग, लेकिन वो गारंटी पूरी नहीं करते। 1.5 साल सरकार चलाई, कह रहे कौन सी गारंटी आपने पूरी कर दी? कुछ नहीं किया आपने जनता के लिए। मैं उसका जवाब देता हूँ नेहा कि हमारी 18 महीने की सरकार रही, जिसमें हमने 25 लाख किसानों का पहले कर्ज माफ किया, 24 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ किए। उसके बाद में हमने प्रत्येक क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया था। वो जब तक हम इम्प्लीमेंट करते तब तक हमारी सरकार को, एक चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। उसके बाद हम सत्ता से बाहर हो गए। हमने 5 साल में सारे वादे पूरे करने की बात की थी, हमने 2 वादे 1.5 साल में कर दिए। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर अब तक जो गारंटियां दे रहे हैं, गारंटी तो मोदी जी बोल रहे थे। एक रैली में मैंने सुना कि मोदी ही गारंटी है, तो मैं कहता हूँ नेहा जी, मोदी जी स्वयं में फेल गारंटी है, क्योंकि इनकी 2014 की 2 करोड़ रोजगार वाली गारंटी फेल हो गई, 100 स्मार्ट सिटी वाली गारंटी फेल हो गई, बुलेट ट्रेन वाली गारंटी फेल हो गई। लेकिन आपके विधायकों को दी हुई गारंटी तो कम से कम काम कर रही है ना सर? आपके विधायकों को जो गारंटी दी थी वो तो काम कर रही है। सरकार इस वक्त पे उनकी चल रही है। भले ही राहुल गांधी ये कहते रहे, और क्यों राहुल गांधी को ऐसे लगता है कि बीजेपी ने हमारी सरकार चुरा ली? रत्नेश जी, वो विधायक किन परिस्थितियों में गए और किन स्थितियों में गए, ये सबने देखा, सारे लोगों ने देखा। और एक चुनी हुई सरकार केवल एक प्रदेश की सरकार नहीं चुनाई नेहा जी। इनको तो सरकार चोर पार्टी कहना चाहिए। अरे भाई, हमारी महाराष्ट्र में सरकार चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी। तो जनता है, देश की जनता सब कुछ देखती है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ना तो मोदी बड़े हैं, न राहुल गांधी बड़े हैं, न कोई बड़ा है। इस लोकतांत्रिक देश में देश की जनता बड़ी है और वही बताती है। देश की जनता तो बड़ी है, लेकिन अनामिका जी, क्या सरकार चोर पार्टी है क्या आपकी? कह रहे हैं अब तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार चोर पार्टी के नाम से पुकारा जाना चाहिए। जहां जहां पे इनकी सरकार नहीं होती, अलोकतांत्रिक तरीके को अपनाकर ये लोग सरकार अपनी बना लेते हैं। किस तरह की विचारधारा, किस तरह के संस्कार और किस तरह की कटिबद्धता इन्होंने अपने विधायकों को दी होती है कि वो इनका दल छोड़कर आ जाते हैं। एक विषय। दूसरा विषय, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठबंधन में एक इस तरह की सरकार आती है जो अपने संस्कारों को लेकर चलना चाहती है, सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ती है, और जब सारे सनातनी एक होते हैं जाति पाति को भूलकर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, तो ये बिलबिला जाते हैं ये सोचकर कि हमने इनकी सरकार चुरा ली। विषय उल्टा है। विषय ये है कि राष्ट्र विरोधी कांग्रेस के साथ वो खड़े नहीं रहना चाहते और राष्ट्र का निर्माण करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। वो वैसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा रहना चाहते जो राम मंदिर का विरोध करती है। तो इसमें पार्टी किसी भी पार्टी को चुराना या विधायकों को चुराने का कोई विषय नहीं है। सारे के सारे बहुत ही परिपक्व और सुलझे हुए विधायक हैं, जो मंत्री रहे हैं, जो उम्रदराज हैं, सूझबूझ वाले हैं। नहीं, लेकिन ये राम मंदिर का विरोध कैसे कर रहे हैं? राम मंदिर का विरोध के लिए कैसे आपको लगता है कि राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? राम मंदिर के विरोध की बात जब कांग्रेस के लिए की जाती है, लेकिन आप सोचिए ना, ताला किसने खुलवाया था? किसके जी बोले नेहा जी, आप बताएं। नहीं, ताला किसने खुलवाया था उस बात को तो याद रखिए। अगर ये कह दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी में हिंदू नहीं है क्या, वो राम की पूजा नहीं करते हैं क्या? नेहा जी, वो भी याद रखिए। 2 दर्जन वकील किसने खड़े किए? राम भगवान के अस्तित्व को मानने से किसने इनकार किया? राम सेतु है ही नहीं, इससे किसने याचिका लगवाई? किसने प्रसिद्धि ने लगाया? हमने तो नहीं लगाया। तो मतलब एक बार ठीक है रवि जी, एक बार फिर से क्या मध्य प्रदेश की जंग हिंदू और हिंदुत्व पर होने वाली है, और या फिर जातीयवाद इस पर हावी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो जाति, ओबीसी, दलित, इनको लेके आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हिंदू, हिंदुत्व, राम मंदिर, इसी का सहारा ले रही है। कौन किस पे भारी पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, देश की राजनीति में धर्म और जाति के आधार पर कई राज्यों में चुनाव लड़े जाते हैं, और इस बार भी वही होने वाला है। खासकर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान, जिनका अपना एक बड़ा चेहरा है, और तो उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर अक्सर गर्मजोशी से बोलते नजर आते हैं, और अक्सर कई मंचों पर भी दिखा गया है उनको, और वो खुलकर बात करते हैं हिंदुत्व की, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं जो बाकी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अब सभी पार्टियां, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, दूसरी जितनी भी पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, वो सभी लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पर जातियों के आधार पर बात कर रही हैं
क्योंकि उनको पता है कि जाति के आधार पर उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता है। पर और ये जो चुनाव है, फिलहाल बीते वाले जो चुनाव है, इनके अंदर पूरी तरह से हिंदुत्व की और जो है जाति के आधार पर कहीं ना कहीं पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है मध्य प्रदेश में, ये बात सही है। यह बात भी सही है कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा है। यह बात भी सही है कि आज भी शिवराज सिंह पसंद किए जाते हैं बहुत अच्छे से, और वहाँ की सरकार में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि 20 साल के शासनकाल के बाद आज हम जब एनालाइज करते हैं पूरा, तो आप यह देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस का टाइम पीरियड आया, जब कांग्रेस ने सत्ता में आई, तो जो 1.5 साल बाद जब बीजेपी ने दोबारा से वहां पे ऑपरेशन लोटस का जो आरोप लगा, जिस प्रकार से बीजेपी ने सत्ता हासिल कर दी, तो जिस प्रकार से ये पूरा मामला है, इसको लेके कहीं ना कहीं अगर आज कांग्रेस की वहां पे सरकार होती तो ज्यादा बेनिफिट मिलता बीजेपी को, क्योंकि इस समय तक कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन चुका होता। लेकिन आज की डेट में सरकार से लोग नाराज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां का जो नया वोटर है वो इस बार कहीं ना कहीं वो ऊब चुका है, क्योंकि नया वोटर के अलावा वहाँ की जनता है वो कहीं ना कहीं एक ऊब है, और ये कांटे की टक्कर होने वाली है। कांटे की टक्कर में भी मैं आपको बता दूं नेहा जी, मामला कोई 4 सीट में नहीं अटकने वाला, मामला 10 से 15 सीटों के बीच में अटकेगा। तो कहीं जो भी जीत होगी 10 से 15 सीटों की ही होगी, यह भी तय है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी तो ये दावा कर रहे हैं रत्नेश जी कि 145 से 150 सीटें हमारी आ रही है, यानी कि पूर्ण बहुमत से आप सरकार बना रहे हैं। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि देखिए कांटे के टक्कर है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी हमारी तो पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी? ऐसा क्या आप लोगों ने काम कर दिया उन 18 महीनों में जो आपको लगता है कि नहीं, जनता ने तो हमें चुना था, जनता एक बार फिर से मौका देगी, इन्होंने गलत तरीके से सरकार बना ली? देखिए नेहा जी, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन कह रही है, मेरी आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। मेरी भारतीय जनता पार्टी की बहन अभी कह रही थी कि ये राम का विरोध करते हैं। तो देखिए मैं शुरू से कहता रहा हूँ, राम मेरे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। मैं राम को राजनीतिक यंत्र नहीं मानता, और राम को कौन कितना मानता है कौन कितना नहीं मानता है, इस डिबेट की जब शुरुआत। देखिए उसमें वो भी गलत तो नहीं कह रही ना अनामिका जी कि राम काल्पनिक है, ये किसने कहा था? इस बात को डिनाई किया जा सकता है क्या? इसको नकारा जा सकता है क्या कि वो कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे? नेहा जी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो वास्तविक नहीं है, बस उसको अगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। वहाँ पर जो भी पार्टियां होती हैं, अगर वो किसी प्रकार का हलफनामा देती है, किसी प्रकार का इवन की वहाँ अगर एक शब्द भी बोला जाता है तो वो ऑन रिकॉर्ड होता है, लिखित होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनको चुनौती देता हूँ जो इस बात को कहते हैं कि आप RTI लगाकर जो हमारी सरकार ने आपको अधिकार दिया उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी आती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया? अगर इस प्रकार का कोई भी एफिडेविट कांग्रेस पार्टी ने दिया है तो आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से मांग लीजिए, देश की जनता को दिखा दीजिए। मैं कई बार से कहता रहा हूँ। और दूसरी बात से नहीं, आप लोगों ने ये नहीं कहा कि राम काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया था? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा था। ये उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके जो लॉयर थे उन्होंने कहा था। अब वो लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारी सरकार को नहीं रिप्रेजेंट। नहीं, वो लॉयर कौन थे बताइए ना, नाम बताइए ना उनका। नहीं, वो कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल उस वक्त कौन सी पार्टी में थे? मैडम मैं अच्छा चीज बताइए, अगर आप एक चैनल में काम करती हैं और नहीं, आप चैनल वाले को छोड़ दीजिए ना सर, ये उदाहरण जो आप दे देते हैं ना चैनल का, नहीं उसको छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर उदाहरण देके मत बताइए सर। मैं तो आप जो कह रहे हैं उसी से सवाल कर रही हूँ। आपने कहा कि वकील ने कहा था, तो वकील कौन सी पार्टी में थे, किस विचारधारा से संपर्क रखते थे या किस विचारधारा के थे, वो समझना चाहती हूँ। अगर राम काल्पनिक है तो फिर राम की पूजा कैसे करती है कांग्रेस पार्टी, या राम के मंदिर कैसे जाती है, और फिर इस पे दावा क्यों ठोकती है कि देखिए हम तो राम का विरोध नहीं करते हैं? नेहा जी मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता हैं, और एक अधिवक्ता अगर मैं भी मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं भी अगर सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूँ या किसी भी कोर्ट में मैं अधिवक्ता हूँ, तो अगर मैं किसी भी व्यक्ति का केस लड़ता हूँ
तो ये मेरी कोर्ट ऑफ एडवोकेट कोर्ट ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि आप अपने सभी पदों को भूलकर अपने सभी क्या कहते हैं अनबायस्ड होकर आप अपने क्लाइंट को क्लाइंट को केस दिखाने के लिए किसी भी प्रक्रिया के तहत उसको सही साबित करने के लिए आप कोर्ट में बोल सकते हैं। वो उनका प्रोफेशनल पक्ष था, वो उनका पॉलिटिकल पक्ष नहीं था। अब अगर भारतीय जनता पार्टी एक लॉयर से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के प्रोफेशनल पक्ष को उठाकर यहाँ पर पॉलिटिकल बनाती है, तो वो तो मैं भी ये कह सकता हूँ भैया कि एक प्रधानमंत्री जी का वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं एक पत्रकार से राजीव शुक्ला जी का वो इंटरव्यू, इस समय कांग्रेस के नेता है, वो पहली बार उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि हिंदुत्व से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री जी की पार्टी को पार्टी ये माने? ठीक है, अनामिका जी कुछ कहना चाह रही थी, एंड्रेस कर रही थी अनामिका जी, जल्दी से। नेहा जी, ऑन रिकॉर्ड है कि नेहरू जी ने रामलला की मूर्तियां हटाने के लिए गोविंद वल्लभ पंत जी को भेजा था। तात्कालिक डीएम ने ऐसा करने से मना कर दिया था। कहाँ कहाँ खुद को बचाएंगे आप, कहाँ खुद को बचाएंगे? कितना मतलब ये बहुत बढ़िया बात है ना कि गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज करेंगे। कपिल सिब्बल एक वकील हो जाते हैं जब रामलला का विरोध करते हैं। आपकी हाई कमान आपकी राजनीतिक 2 दर्जन वकील खड़े करती है, तब आप कहते हैं अयोध्या नहीं, जब जी ने अयोध्या में मूर्ति हटाने से मना किया था तो मुझे बोलने दे। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों ने एकदम की मशीन छोड़ दी है मीडिया में टीवी डिबेट के लिए। मतलब कुछ भी बोलेंगे कोई नहीं, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। ठीक है, अनामिका जी बोल रही है ना, रत्नेश जी फिर आपका। अरे नहीं मैडम, मेरा छोटा सा सवाल है, जब नेहरू जी ने रोका था लगाने से, पहले बोलने दीजिए ना, पहले बात रखने दीजिए ना रत्नेश जी, पहले बात रखने दीजिए ना, फिर आते हैं आपका रुख करते हैं, फिर अपना सवाल रेज करिएगा जो आपको। आप कहाँ हिंदू विरोधी नहीं है, आप कहाँ सनातन विरोधी नहीं है। आज के काल में नेहरू जी के समय में, कांग्रेस के समय में ऐसे कानून बनाए गए कि जिसमें मंदिर से उनकी सारी संपत्तियों पर सरकार का अधिकार रहेगा। और वक्फ बोर्ड को 2014 के आचार संहिता लागू के 4 दिन पहले बड़ी संख्या में हजारों एकड़ जमीन दी जाती है। आज सेना के बाद नेहा जी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूँ, आज भारत देश में सेना के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वक्फ बोर्ड है। उसको कितने इतनी जमीनें दी है? एक मंदिर बनाने के नाम पे इतना विरोध करते हैं। कहाँ आपका हिंदू विरोधी और सनातनी विरोधी चेहरा उजागर नहीं होता? आप राम सेतु को मानने से इनकार करते हैं जिसको नासा भी स्वीकार करता है। और क्यों नहीं आपने राम मंदिर बनवाने की पहल की? लेकिन एक बात बताइए, फिर भी उसके बाद चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश की जनता ने इनको चुना, तो फिर ये कैसे अभी नकारा जा सकता है? ये तो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 145 से 150 सीटें हमारी आने वाली है। आप कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं होगा। नेहा जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि पहले मैं एक चीज बोल दूं, लगातार एक सी घटना या एक सी बातें जब होती है तो वो संयोग नहीं होते, वो एक षड्यंत्र और योजना का हिस्सा होते हैं। सोमनाथ मंदिर बना है, जब मैं शुरुआत कहाँ से करती, आप शुरुआत करिए इस देश के बंटवारे से। अगर जब संप्रदाय के हिसाब से 85% देश के मुस्लिमों ने तय किया था कि एक देश बनाया जाए पाकिस्तान, वो बना दिया जाता है, उसे इस्लामिक देश बना दिया जाता है, तब इसे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाता? अब यहाँ क्यों छोड़ दिया जाता है कि 100 साल बाद में वही परिस्थिति उपस्थित हो और फिर एक और बंटवारा देश का हो? एक बात, जब हिंदू कोड बिल को बदला जाता है, सारे उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच भी नहीं करते हैं नेहरू जी, टच नहीं करते हैं। जब सोमनाथ मंदिर बनता है तो उसका विरोध करते हैं, और जब राजेंद्र प्रसाद उसमें जाना चाहते हैं उस मंदिर के बनने में तो भी वो उसका विरोध करते हैं, तब भी वो सेकुलर है। इमरजेंसी के बाद वो क्यों ये सारे शब्द सेकुलर और सहिष्णु ये सब जोड़ते हैं समाज पर? क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदुओं से दिक्कत है, उन्हें हिंदुओं से दिक्कत है, उन्हें हिंदू धर्म से दिक्कत है, उन्हें भारतीयता से दिक्कत है। नाटक साधुओं पे खुलेआम गोली चलती है। आप कह रहे देखिए उनको हिंदू से दिक्कत है, हिंदू से दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी को हिंदू से दिक्कत है, ये कहते हैं कि आपको ओबीसी से दिक्कत है, आपको दलितों से दिक्कत है, कह रहे आप उनका भला नहीं चाहते। हमें दलितों से क्यों दिक्कत होगी? हमें दलितों से क्यों दिक्कत होगी? वो हिंदू है, सनातनी हमें कह रहे आपने ओबीसी का क्या भला कर दिया? भी दिक्कत नहीं है। आप जब से सनातनी एक हुआ है और इन्हें लग गया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू वोट बैंक की ताकत देखने के बाद कांग्रेस ने तय किया कि वो भी राम मंदिर के समर्थन में बोलना शुरू कर दे। मुझे बताए नहीं बैठी हूँ रत्नेश मेरे भाई कि हिंदू मंदिर ठीक है रत्नेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया? क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको हिंदुओं की क्या विचारधारा होती है उसको अपनाने की सीख दी है? क्या कांग्रेस पार्टी अब आपको ये बताएगी कि राम मंदिर का विरोध नहीं करना चाहिए? राम मंदिर के क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये बताएगी कि राम मंदिर का विरोध नहीं करना चाहिए, राम मंदिर के पक्ष में रहना चाहिए? अब भारतीय जनता पार्टी सीख ले रही है क्या कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता ने सीख दे दी है नेहा जी, भारतीय जनता जनार्दन ने, रत्नेश जी, सनातनियों ने, हिंदुओं ने
अपने वोट बैंक की ताकत दिखा के सीख दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने सीख नहीं दी, हिंदुओं ने, हिंदुओं की ताकत ने सीख दे दी। तो वो राम मंदिर के विरोध में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलेंगे। ठीक है रत्नेश जी। देखिए नेहा जी की बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कोई हिंदुओं को उठा सकते हैं और आर्यावर्त के सनातन धर्म के भारत में आने के बाद नहीं, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही रत्नेश जी। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। रवि जी का रुख कर लेती हूँ। जी रत्नेश जी। हाँ देखिए, हाँ ठीक है। देखिए नेहा जी मैं तो भाई मेरे बाप दादा सनातनी थे, मैं स्वयं सनातनी हूँ, मेरे भाइयों की जो संतानें हैं वो सनातनी हैं। मैं अयोध्या में पैदा हुआ, मेरे बड़े पिताजी राम मंदिर आंदोलन में कार्यरत रहे। 30 अक्टूबर 1990 को गोली चली, वो शहीद हुए, हमने भगवान राम के लिए रक्त दिया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि रत्नेश मिश्रा कांग्रेस में है इसलिए हिंदू नहीं है, तो मुझे लगता है कि सनातन का हिंदुओं का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता इस देश में। इससे बड़ी ठेस वाली बात नहीं हो सकती इस देश में कि जिस परिवार ने राम भगवान के लिए अपना रक्त बहाया हो, उसके बेटे को क्यों इसलिए हिंदू होने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध करता है, सांप्रदायिक नीतियों का समर्थन नहीं करता। दूसरी बात, मैं भी सुन रहा था, हमारी बहन कह रही थी कि जो राष्ट्रवादी विधायक थे वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ और सरकार गिराती। तो क्या हमारे 90 विधायक हमारे साथ बने रहे जिनको मध्य प्रदेश जनता ने चुनकर भेजा था, जो मध्य प्रदेश जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, क्या वो जनता और वो विधायक देशद्रोही है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठकर कह रही है यहाँ पर इस डिबेट में कि कांग्रेस के जिन विधायकों को मध्य प्रदेश की जनता ने जिताकर भेजा वो देशद्रोही है? ये तो खुले तौर पर मध्य प्रदेश की जनता का अपमान हो रहा है। ये मध्य प्रदेश की जनता को देशद्रोही बोलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। क्योंकि विधायक किसी पार्टी से चुनकर नहीं आते, विधायकों को उनके क्षेत्र के लोग चुनकर भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े होने वालों के साथ खड़ी होगी मध्य प्रदेश की जनता इस बार बुलावे में नहीं आएगी। रत्नेश जी, आपके प्रधानमंत्री आपके परिवार को, आपके दादाजी को नमन करती हूँ, मिश्रा जी को, कांग्रेस राष्ट्र विरोधी लोग बोले, कांग्रेस राष्ट्र विरोधी आपने अपमान किया मध्य प्रदेश की जनता का। और तीसरी बात नेहा जी, हेलो जी सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ठीक है रवि जी, जल्दी से तीसरी बात मेरी, जो अभी आप कह रहे थे ये चुनाव हिंदुत्व पे क्यों लड़ते हैं भाई? आप विकास पे चुनाव लड़िए, आप बेरोजगारी पे चुनाव लड़िए, आप महंगाई पर चुनाव लड़िए, आप किसानों की आत्महत्या पर चुनाव लड़िए, आपने जो वादे किए थे आप उन पर चुनाव लड़िए। आपने कमी नहीं उन पर चुनाव लड़ने का। अरे आप बताइए ना कि 9400 करोड़ के बिजली घोटाले का पैसा किससे गया? व्यापम घोटाले में जो हमारे हजारों नौजवान भाइयों ने आत्महत्या कर ली वो क्यों की? आपके और तो छोड़ दीजिए, एक छोटे से मूल्य पर डिबेट कराने वाली अभी इनके केंद्रीय मंत्री है तोमर जी, कृषि मंत्री, उनके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ों की डील करते हुए। उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं वोट मांगती? उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं वोट मांगती? अरे शर्म करिए। अनामिका जी, आप महिला है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन शर्म करिए कि आप देश के लोगों को भ्रमित कर रही है। आप देश के लोगों को ये बात बता रही है कि सनातनी कौन होगा, असली हिंदू कौन होगा? अरे आप ठीक है। अब देखिए अनामिका जी ये बात तो सही है ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कोई व्यक्ति तो वो हिंदू विरोधी हो गया क्या? अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से लेना पड़ेगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट बांटेगी कि आप हिंदू है या नहीं है? लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा। अपने कृत्यों के कारण आपने कैसे कहा मुझे कि मैं हिंदू विरोधी पार्टी का हूँ? आपके परिवार ने कितनी शहादत दी राम मंदिर के लिए? अनामिका जी, आप या आपके बाबा, दादा, हाजा, नाना, काका, मामा, मौसी कोई आए सरकार सेवा में? नहीं, अनामिका जी को इतना जवाब दीजिए कि आपके घर खानदान से कोई आए सरकार सेवा में? ठीक है रवि जी मैं सीधा रुख आपका करूंगी। सवाल इस बात को लेकर, क्या ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश का, वहां पर योगी आदित्यनाथ जाते हैं, एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, शिवराज सिंह चौहान अक्सर राम मंदिर पे बोलते हैं, तो क्या ये मुद्दा जो है राम मंदिर का वो विकास से ज्यादा हो गया है क्या? क्या और कोई मुद्दे नहीं है मध्य प्रदेश में जिस पे चुनाव लड़ा जाए?
क्या और कोई मुद्दे नहीं है जिस पर चुनाव में ये कहा जाए कि देखिए हमने ये काम किया, हम इसलिए आप हमें जिताइए? देखिए नेहा जी, मोदी जी ने जो वादे किए, पहले तो चाहे पहले टर्म की बात करें या सेकंड टर्म की बात करें, तो उन्होंने पहले टर्म में जो वादे पूरे नहीं कर पाई थी, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी अक्सर सत्ता के लिए लड़ाई लड़ती रही और केंद्र में अपनी सरकार बनाई। उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने अपने काम करके दिखाए, तो उन्होंने यह मैंडेट जो जनता ने उनको दिया था उसका अपना फर्ज निभाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं चुनाव में भुनाने का हर पार्टी कोशिश करती है, जब वो काम करती है तो वो दिखाती है, जनता में लेकर जाती है। लेकिन ये मामले ये जो चुनाव है, ये विधानसभा के हैं, इन चुनावों में इसका असर तो दिखेगा, ऐसा नहीं है कि असर नहीं दिखेगा। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से धुआंधार बकायदा प्रधानमंत्री की बात करें चाहे योगी जी की बात करें, मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो यह तय है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं यह जो तय करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जो इंडिया गठबंधन है उसमें अगर राहुल गांधी जी लीड करते हैं और जो पार्टियां, जो गठबंधन के अंदर पार्टियां हैं, जो सीटों को लेकर बंटवारा होगा, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसको अपना सेमीफाइनल समझ के चल रही है। अगर इसके अंदर उनको अच्छी सीटें मिलती हैं तो वो आने वाले टाइम में पूरे दबाव के साथ इन पार्टी में डील कर पाएंगी। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी को यह है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये सीट निकल जाती है, अगर मध्य प्रदेश शासन निकल जाता है, तो आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं एक पार्टी की किरकिरी हो सकती है। सबसे बड़ी और बहुत दबाव बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के भी लिए सेमीफाइनल से कम नहीं है। लेकिन रवि जी, एक चीज यहाँ पर देखिए कि कांग्रेस की तरफ से अगर चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है, भले ही स्टार प्रचारकों की एक लंबी फहरिस्त हो कांग्रेस में भी, लेकिन कमान पूरी तरह से राहुल गांधी के हाथ में है। यहाँ पर अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी फहरिस्त है और वो फहरिस्त वाकई जमीनी स्तर पर काम भी करते हुए दिखाई दे रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम और मंत्रियों की बात करें या तमाम और नेताओं की बात करें, जमीनी स्तर पर जा रहे, रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये चुनाव प्रचार भी क्या काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इसमें अब कांग्रेस पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है, राहुल वर्सेस तमाम और नेता? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, ये तकनीक है असल में लोकसभा चुनावों की, और इसी बहाने लोग विधानसभा चुनावों के बहाने कहीं ना कहीं देश में दोनों ही पार्टियां अपनी छवि बनाने के लिए, कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। और इन चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जी के बिहार पर पूरी बीजेपी लड़ रही है और उनको पता है कि देश के अंदर, क्योंकि आने वाले चुनावों, लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मोदी के नाम से ही चुनाव लड़ना है, तो ये तैयारी वो अभी से शुरुआत कर चुकी है। और यह नहीं है कि इन चुनावों के बाद ये मामला सिलसिला थम जाएगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेजी से अब वहां पे आ जाएगी। क्योंकि आप समझिए 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी है और 20 साल का मतलब ये है कि अब लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी उनको लगता है कि जो उनकी बातें पूरी नहीं कर पाई है सरकार, उन सबको करवाने का काम किया जाएगा। मुझे लगता है बीजेपी पूरी तरह से फॉर्म में आ चुकी है और यही हाल कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस वहां पर सत्ता में आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि मामला थम जाएगा, मतलब प्रचार थमने वाला नहीं है, ये प्रचार मतलब जमीनी स्तर पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा की पूरी तरह से बिगुल बच चुका है और पूरी तरह से दोनों ही पार्टियां सेमीफाइनल। दरअसल ये तो सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जो फाइनल है वो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिए ही ये पूरी मशक्कत हो रही है, जिन जान से कहीं ना कहीं मेहनत की जा रही है। लेकिन रत्नेश जी, क्या नहीं लगता है कि देखिए इससे पहले जब आपकी सरकार बनी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ थे, तमाम विधायकों का समर्थन आपके साथ था, जब टूटा कांग्रेस की सरकार गिरी या फिर जो तमाम विधायक गए, तो उसके साथ साथ कांग्रेस का जनाधार भी चले गया, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा क्या मध्य प्रदेश में फिलहाल? देखिए मैं अभी मध्य प्रदेश में हूँ और मैं एक विधानसभा है सिवनी, वहाँ प्रचार प्रसार काम देख रहा हूँ। मेरी जो विधानसभा है वहाँ माननीय मोदी जी की 5 तारीख को रैली हुई थी, कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं मुझे दिखा। मैं अगर एक आम आदमी के तौर पे बताऊं, हम जब आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि मोदी जी आए भी थे, यानी ये भी लोगों को नहीं पता है, ये स्थिति है। दूसरी बात, जब हम वहाँ के युवाओं से मिलते हैं तो वहाँ के जो ओबीसी के युवा हैं वो बताते हैं कि भैया हमको तो नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं।
मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी अच्छी है, मोदी जी स्वयं को ओबीसी वर्ग का नेता कहता है, तो आज तक मध्य प्रदेश की सरकार ने ओबीसी का 27% का कोटा क्यों नहीं लागू किया पिछले 18 सालों में? ये ओबीसी वर्ग का युवा पूछ रहा है उनसे। SC ST वर्ग की जो बैकलॉग की वैकेंसियां है मध्य प्रदेश की, उसको 4 से 5 साल लटका के जनरल में कन्वर्ट करने का काम क्यों किया शिवराज सिंह जी की चौहान जी की सरकार ने? ये वहाँ का SC और ST वर्ग का युवा पूछ रहा है। वहाँ के किसानों को MSP देने का वादा करके क्यों नहीं दिया? ये वहाँ का किसान पूछ रहा है। वहाँ की महिलाएं के 4 साल पहले तक लाडली बहना नहीं थी, और अभी मैं आपको बताऊं, मैं जब प्रचार क्षेत्र में निकलता हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो कहती हैं कि भैया हमारी तो वृद्धा पेंशन योजना भी नहीं आ रही, 6-7 महीने से हमको पैसा ही नहीं आया। तो ग्राउंड की स्थिति ये है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता AC कमरों में बैठकर और प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी बातें फेंक दें, वो बात अलग होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से उनसे नहीं, ये तो आप लोगों के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो AC कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री तो खुद रोड शो करते हैं, खुद रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेहा जी मुझे एक चीज बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल चल के आया, देश के लोगों से मिलता हुआ? कोई एक नेता नाम बता दीजिए मुझे। मैं वो जो वर्तमान के नेता हूँ। अनामिका जी जवाब देना चाह रही हैं आपका? नेहा जी, मुझे अजीब लग रहा है कि एक प्रोजेक्टेड यात्रा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पूरा देश घुमाता है, और उस समय क्योंकि कांग्रेस तो रजवाड़ों की पार्टी, उनके पास तो वाहन भी थे और ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी थे जिनमें नेहरू जी के कुत्ते चला करते थे, श्वान उनके चला करते थे उनके साथ विदेशों में। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पैदल ही पैदल चला करता था, आपने सुना। हमारे कार्यकर्ता तो पूरे देश में कहाँ घुमाते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आपके नीचे के पैरों की तले की जमीन कैसे निकाल दी 2014-19 में, वो भी आप अंदाजा नहीं लगा पाए। तो ये प्रोजेक्टेड ऐसी यात्राएं हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने हृदय में जीते हैं। और हमारे तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही आपने दिल्ली से शुरुआत की होगी, आपको दिल्ली पे कब्जा चाहिए था। नहीं तो कह रहे हैं कि AC वाले लोग हैं, ये AC के कमरे में बैठ के रणनीति बनाते हैं, वहीं पे लागू कर देते हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। नेहा जी, ये वो लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि अगर खड़ा कर दीजिए तो शायद गेहूं की बाली में और मसूर की दाल की बाली में फर्क नहीं कर पाएंगे राहुल जी। और अभी सनातनी की बात कर रहे थे, तो वही प्रियंका जी है जो बैठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के महिलाओं को समझा रही होती है। वो कश्मीरी ब्राह्मण है ना, प्याज लहसुन नहीं खाते, और 2 दिन बाद जाकर चंपारण मीट खा रहे होते हैं लालू जी के यहाँ। तो ये तो वो लोग हैं, खैर उसमें उनकी गलती नहीं। महिला और माँ जो होती है वो संस्कृति की वाहक होती है। माननीय आदरणीय सोनिया गांधी जी भारतवर्ष की नहीं है, इसलिए भारतवर्ष के मूल्यों को, सनातन को कभी समझ नहीं पाएंगी, और इसलिए उन्होंने जीवन भर विरोध भी किया राम भगवान का। तो उसमें बहुत आश्चर्य का विषय है नहीं है। महिलाएं होती है जो संस्कार देती है, संस्कृति को आगे बढ़ाती है और उसकी वाहक होती है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पे कब्जा नहीं करना चाहते थे नेहा जी, हम तो पहले कश्मीर को मुक्त करना चाहते थे, हम तो लाल किले पे झंडा फहराना चाहते थे। और आज नहीं, आज हमारी सरकार है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी तो तब चले गए थे संगीनों के साए में, जब लाल चौक पे खड़े होना भी एक दुश्वार काम था, तब भी उन्होंने झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था, हमने आज भी फहराया। हम तो भारतवर्ष की आत्मा के लिए जीते हैं, हम ये प्रोजेक्टेड यात्राएं नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये यात्राओं का कितना फर्क पड़ता है रवि अरोड़ा जी? अगर चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, और ये भी भारतीय जनता पार्टी भी तमाम रथ यात्रा और इधर की यात्रा, बहुत सारी यात्राएं पहले भी कर चुके हैं, आडवाणी से लेकर तमाम और नेता। लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर, क्या फर्क पड़ता है इन तमाम यात्राओं का चुनावों में? देखिए, कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनावी फायदा लेने के लिए ही यात्राएं की जाती है, क्योंकि कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अपने जनाधार को जमीन पर उतारकर जरूरत से ज्यादा भीड़ जुटाकर यह दिखाना चाहती है कि किसी प्रकार से, क्योंकि एक राज्य से शुरुआत करके कई राज्यों तक यात्राएं निकलती हैं, तो उसमें से एक नया जनाधार में लोग भी जुड़ते हैं और इनका फायदा तो मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है, क्योंकि भारत को जोड़ने का काम तो सरदार पटेल ने किया था, बात पूरी दुनिया जानती है, तो भारत से सब जुड़ चुका है। इसमें ये शब्द शायद कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि क्योंकि जो सनातन समिति है राहुल गांधी जी की, वो अगर कुछ और ज्यादा बेटर कर सकते थे, अगर वो बजाय इस नाम को इस्तेमाल करने के, तो मैं समझता हूँ कि अगर यात्रा करनी थी तो बेरोजगारी के खिलाफ करनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ करनी चाहिए थी, बहुत सारे और मुद्दे थे, जमीन की गरीब के किसानों के मुद्दे थे। बजाय भारत जोड़ो यात्रा यह शब्द कहीं ना कहीं लोगों को पछा नहीं पाए। इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो मैंने जहाँ तक इतना तय है कि इस यात्रा से जो है लोकसभा चुनाव में कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से बेशक से ये यात्रा हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यह देखने को मिला कि पूरी तरह से कांग्रेस
के लोग उनमें शामिल हुए और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो काफी जैसे कुछ जो क्षेत्रीय है पार्टियां हैं या जो रीजनल एरिया है वहां पर जो इनका वोट बैंक खिसक रहा था उसको जोड़ने में कहीं ना कहीं बेशक कांग्रेस कामयाब रही हो, कुछ वोट प्रतिशत हो सकता बढ़ोतरी हो, लेकिन ये जो अभी एक और नया शिगुफा आ गया है और ये कहा जा रहा है कि देखिए हिंदुत्व की काट अब हमारे पास है और अब हम जातिगत आधार पर चुनाव लड़ेंगे। ओबीसी को उनका हक नहीं मिला, दलितों को उनका हक नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छलावा किया। लगता है रवि जी इसका भी कुछ असर पड़ेगा या हिंदुत्व की काट वाकई अब विपक्षी पार्टियों ने ढूंढ ली है, इसका फायदा उन्हें मिल सकता है? बीजेपी के पास हिंदुत्व का मुद्दा है जो 80-20 का खिंच रहा है, समझ नहीं बात, और उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता दिख रहा क्योंकि जो पहले क्या होता था जाति के आधार पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, खासकर उत्तर प्रदेश चुनावों में जो देखने को मिला वो पूरी तरह से नकार दिया जनता ने। और इसमें यह तय है पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ा खेल खेल रही है और बीजेपी को इससे बेनिफिट होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भी आपने देखा समाजवादी पार्टी खुद अखिलेश यादव ने भी जातियों के आधार पर जो है एक गठबंधन बनाया, लेकिन मैं समझता हूँ इसका ज्यादा क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां हों चाहे विपक्षी पार्टियां हों उनको तो कहीं ना कहीं ये लगता है अगर इसकी काट है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के मुद्दे की अगर काट है तो वो जातिगत आधार पर ही हो सकती है। और उसी को लेकर ही जिस प्रकार की जातिगत जनगणना की बात होती है या जो भी हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये तय है कि यह लड़ाई जो है धर्म और जाति के आधार पर वर्सेस होने वाली है और आपस की जो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट होता नजर आ रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, बेनिफिट कितना होगा सर उसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 2019 की बात करो बीजेपी को पूरी तरह से फायदा जो मिला था वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही मिला था क्योंकि आप बेशक हम भारत विकास की बात करने को जो मर्जी बात करें लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो अपनी बीजेपी को पेड़ बनाने की कोशिश कर रही थी उसमें वो कामयाब रही है। ठीक है, अनामिका जी कुछ कहना चाह रही थी जल्दी से। अनामिका जी, राहुल जी की यात्रा उनकी पार्टी बचाओ यात्रा थी, कांग्रेस बचाओ यात्रा थी और जो रथ यात्रा थी वो सनातन मूल्यों के लिए। लेकिन वो तो कहते हैं देश बचाओ यात्रा थी, वो तो कह रहे हैं कि देश ऐसी स्थिति में है कि इसको बचाने की जरूरत है। जब रत्नेश यहाँ बैठ के कहते हैं नया जी कि आज तक ओबीसी को कुछ नहीं मिला, दलित को कुछ नहीं मिला, आदिवासी को भी, कितनी हास्यप्रद बात है और ये कितनी सतही बात है। 70 साल हम सत्ता में रहे, 70 साल, और आज आपको कहना पड़ रहा है कि आप ओबीसी को आरक्षण देंगे। ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले, 9 साल से सत्ता में, इससे हास्यप्रद क्या हो सकता है? नहीं, किसको भारतीय जनता को बेवकूफ समझते हैं या खुद का दिग्भ्रमित हो गए ये कांग्रेसी? जब 70 साल सत्ता में रहे 9 साल में जितने इनके पास टोटल सांसद नहीं उससे ये जातिगत आधार पर बात क्यों करनी पड़ रही है? इसकी नौबत क्यों आ रही है? जातिगत आधार पर इसलिए करनी पड़ रही है कि सनातनी हिंदू, भारतीय हिंदू, युवा, महिला, पुरुष सब एक हो गए हैं। देश की महिलाओं ने तय कर लिया, अभी कहा ना रवि जी ने, इन्होंने मोदी जी भी तो अपने जातीय धर्म बता रहे हैं, मोदी जी भी तो बता रहे मैं ओबीसी हूँ और उसका कारण है, उसको भी बताती हूँ आपकी बात पर। मैंने रवि जी की पूरी करूँ, जाटों को भड़काने की पूरी चेष्टा की उत्तर प्रदेश में, पर जाटों की महिलाओं ने कहा कि हमारी बहु बेटियों को जो इज्जत से रहने दें। यहाँ तक उनका वक्तव्य है कि ना मिले जन्ने का बड़ा हुआ मूल्य, ना मिले कोई विकास पर हमें अपनी परंपरा चाहिए, सनातन धर्म चाहिए और बहु बेटी की इज्जत चाहिए। जब मुलायम सिंह येरा कहते हैं कि गलतियां लड़कों से हो जाती है या नीतीश जी जैसा मोदी जी अपने जाति क्यों बता रहे हैं? ओबीसी क्यों कहना पड़ता है? मैं बता रही हूँ क्यों कहना पड़ता है। ओबीसी ने इसलिए कहना पड़ता है कि यही कांग्रेस और विपक्ष हमेशा कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्णों की पार्टी है, इसलिए स्वर्ण लोग हैं, स्वर्णों की पार्टी है, तो वो ये बताने के लिए अपनी बात कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा, इतना पिछड़ा शोषित बेटा और आकर भारत का प्रधानमंत्री बनता हूँ। ये है भारतीय जनता पार्टी की नहीं, एक तरफ ये कहा जाता है यहाँ पे कोई धर्म कोई जाति नहीं है, सिर्फ सनातन है या गरीब है, सिर्फ एक जाति है। हमने कब कहा नया जी बिल्कुल एक जाति है गरीब? हमने कब लालू जी की तरह कहा कि पूरा बाल साफ करो? लेकिन फिर कहते हैं कि ओबीसी में ओबीसी धर्म से आता हूँ, ओबीसी जाति से आता हूँ। जब मिलते मुलायम और बापूराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, हमने तो नहीं कहा। मायावती की तरह हमने तो नहीं कहा कि झूठे मारो चार तिलक तराजू और तलवार सुना है आपने, ज्ञान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा। हम सबके विकास की बात करते हैं, जो हमने योजनाएं बनाई। जब आपने एक बात कही थी, थोड़ा सा मुझे पीड़ा हुई इस बात से कि क्या राम मंदिर एक विषय है? हमारे पास विकास की सारी बातें, हमारे पास अंत्योदय है, हमारे पास आयुष्मान है, हमारे पास उज्ज्वला है, हमारे पास 3 तलाक है। जिन 3 तलाक के विषय में हम जानते हैं कि हमें वोट नहीं मिलेंगे, तब भी हमने उस नरक से महिलाओं को निकाला, सब्सिडी हटाई। नरेंद्र मोदी हज पे से 18% से 5% की उन्होंने मरहम हटाया, जिसका मतलब होता था महिला अकेली हज पर नहीं जा सकती, वो उन्होंने लागू कराया, जिसके हमें पता था वो हमारा ठीक है। रत्नेश जी आवाज आ रही है आपको? साथ आएंगी। और राम मंदिर भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, रत्नेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें?
रतेश जी, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? चलिए रवि जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए ये जातिगत आधार पर वोट मांगने की नौबत क्यों आई? क्या लगता है कि एक विकास एक अहम मुद्दा नहीं है और यही एक वजह है या यही एक मसला है जिसके आधार पर वोट बांटा जा सकता है? और दूसरी बात ये कि क्या नहीं लगता कि अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ, विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ ही अगर ये विधानसभा चुनाव में लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होने की आशंका थी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जातियों के आधार पर कोई पहली बार लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। आजादी से लेकर अब तक हर पार्टी करती है, कहीं ना कहीं यह प्रयास होता है कि जातियों के आधार पर वोट बैंक कराने की चीज है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, कांग्रेस से अक्सर बीजेपी आरोप भी लगाती रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। और कहीं ना कहीं देखिए आप, वोट बैंक के अंदर होता क्या है कि अगर एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति होती है, उसके साथ अगर जाति आधार पर तड़का लग जाए तो सत्ता में आना कोई मुश्किल बात नहीं होती। पर जब से 2014 के बाद से ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद एक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ये इस बात को जानते हैं कि अगर सत्ता के अंदर रहना है तो कुल 80% लोगों की बात ही करनी पड़ेगी जो यहाँ से कुल निवासी हैं हिंदुस्तान के, जिनके लिए बंटवारा किया गया था। तो ये तो 80 और 20 का फॉर्मूले पे चलने लगे, आप यही कहना चाह रहे हैं? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और यही इसी का फायदा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और यही वजह है कि वो चाहते भी नहीं है कि पूरा जो वोट बैंक है वो बटे या फिर कहीं और डाइवर्ट हो। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।